अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास लास्ट टाइम हमारे जो लेक्चर में डिस्कशन थी वो अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट से रेलिवेंट थी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिपेंड कर रहा है जी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ऑफ अ कॉर्पोरेशन। अच्छा, जो कंटेंट हम कवर इसमें करेंगे वो है जी कॉर्पोरेशन एंड अ कंपनी फॉर्मेशन, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, concept and meaning of stock split, right issue of shares, treasury stocks and sources of retained earnings। तो सबसे पहले हम कॉरपोरेशन की जो डेफिनेशन है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले भी आप लोग पढ़ चुके हुए हैं ये पोर्शन। तो कॉरपोरेशन इज एन एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ, एग्जिस्टेंस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर, हैज राइट्स एंड प्रिविलेज। और जो ओनरशिप होगी कॉरपोरेशन के अंदर वो प्राइवेटली भी हो सकती है, ठीक है, और पब्लिकली भी हो सकती है। उसके बाद ये कुछ ऑर्डिनेंस हैं जिनकी बेस पर कॉरपोरेशन फॉर्म की जाती है, ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं कंपनीज की। तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 अगर फोर्थ एंड फिफ्थ स्केड्यूल है तो फिर आपने किस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करना है कॉरपोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आईएएस है एंड आईएफआरएस, इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना होगा। अच्छा जी, कंपनी ऑर्डिनेंस पहले देख लेते हैं। 1984 क्या है? इज एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इट रेगुलेट्स इस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड कंपनीज। तो जितनी भी लिमिटेड कंपनीज हैं उनको जो उनकी जो मैनेजमेंट है और वो कैसे फॉर्म होगी इसके बारे में जो बताया जाएगा वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में बताया जाएगा। अच्छा, अब फोर्थ स्केड्यूल और फिफ्थ स्केड्यूल क्या है इसके बारे में देखते हैं। फोर्थ स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 प्रोवाइड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर द लिस्टेड कंपनी। जो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज लिस्टेड होंगी उनको आपने फोर्थ स्केड्यूल के मुताबिक उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर्म करनी है। और अगर आप फिफ्थ स्केड्यूल के मुताबिक कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को लेके चलते हैं तो फिर जो नॉन लिस्टेड कंपनी है, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, उन कंपनीज को आपने उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसे आपने फॉर्म करनी है वो बताया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ फोर्थ एंड फिफ्थ स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। अब वो तो कौन से 3 पार्ट्स हैं यहाँ ये वो बता रहा है आपको। पहला पार्ट जो है वो डेफिनेशन एंड जनरल रिक्वायरमेंट फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। सेकंड पार्ट जो है रिक्वायरमेंट फॉर द बैलेंस शीट है। और जो थर्ड पार्ट है क्लास, जो इसमें आपको मेंशन थोड़ा सा मेरे ख्याल में नहीं हो रहा, वो थर्ड पार्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रेलिवेंट है कि आपने इनकम स्टेटमेंट कैसे फॉर्म करनी है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ कंपनीज है हमारे पास दो तरह की, अनलिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनीज कौन सी होंगी? जैसे स्मॉल बिजनेसेस हैं हमारे, ठीक है, उनके जिनका साइज कम है वो अनलिमिटेड कंपनीज में फॉल करती हैं। और जो लिमिटेड कंपनीज हैं वो बेसिकली हमारी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं और इनके जो कैपिटल होता है इनको हम डिवाइड कर देते हैं इनटू शेयर्स में, ठीक है। और इनकी जो पार वैल्यू है, हर शेयर की जो वैल्यू है पार वैल्यू, वो $1 या $5 होनी चाहिए। वैसे वेरी करती है अकॉर्डिंग टू दी रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब जो इस कंपनी के शेयर परचेज करेगा वो इसका शेयर होल्डर बन जाएगा, ठीक है। अब कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? वो ये है कि यहाँ लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जितने आपने इन्वेस्टमेंट की उतने ही लॉस की आप जिम्मेदार होंगे। ओके, देन है टाइप ऑफ लिमिटेड कंपनी। इसमें देखते हैं जब लिमिटेड कंपनीज की बात होगी तो फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी होती है और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज भी होती हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं तो फिर इनकी जो मेंबर्स होंगे वो 50 इनकी लिमिट होगी, ठीक है। अब ये जो कंपनीज है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये अपने शेयर्स जो है ये पब्लिक को नहीं इशू कर सकते, बॉन्ड्स इशू नहीं कर सकते। डिबेंचर जो है बेसिकली बॉन्ड की ही टाइप है, लेकिन ये थोड़े से रिस्की होते हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल बॉन्ड्स की तरह ही है और यहाँ आप अपने शेयर्स जो है वो ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो फिर आपकी जो कंपनी के शेयर है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगे, ठीक है। एक लिस्टेड जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी पब्लिक कंपनीज कहलाएंगी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं और वो अपने शेयर्स को यहाँ ट्रेड भी कर सकती हैं। अच्छा जी, एडवांटेजेस क्या हैं? ये हमने अकाउंटिंग 1 में भी पहले भी डिस्कस किया हुआ। ये कुछ एडवांटेजेस हैं, ये आपने गो थ्रू कर लेने हैं, ठीक है। इसी तरह डिसएडवांटेजेस भी मैंने बताया, ये भी हमने पहले आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताई हुई चीजें कि हैवी टैक्सेशन जो है ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है, कि यहाँ डबल टैक्सेशन लग रही होती है। एक तो कॉर्पोरेशन की अर्निंग्स पे भी लगाते हैं आप टैक्स और दूसरा आप शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स पे भी लगा रहे होते हैं। यह रेगुलेशन आपको ज्यादा फॉलो करनी पड़ती है। जब आप कॉर्पोरेशन को बनाते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है। यहाँ मैनेजमेंट और ऑनरशिप जो है ये 2 सेपरेट एंटिटीज बन जाती हैं, अलग अलग पार्टीज हैं ये। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉर्पोरेशन स्टॉक होल्डर से स्टार्ट होगा, ठीक है। जो ऑनर हैं कॉर्पोरेशन के, फिर बीओडी स्टॉक होल्डर जो है वो इलेक्ट करेंगे, फिर इसी तरह ऑफिसर्स जो है ये बीओडी इलेक्ट करेंगे और इस तरह फिर इम्प्लॉइज का ये सारा मैकेनिज्म जो है वो चलेगा।
अच्छा जी, फॉर्मिंग का कॉर्पोरेशन अब यहाँ एक आपको इलस्ट्रेशन दे रहा है और आपको कहेगा कि जी मुझे इसकी जर्नल एंट्री पास करके बताएं। तो जनवरी 5 में एक कंपनी है, ठीक है, इसने पे किया है ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट $8500। अब इस कॉस्ट को आपने कैसे मेंशन करना है, अब आपके सामने आ रहा है ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट है तो कॉस्ट हमेशा हमारी एक्सपेंस के तौर पर हम इसको शो करते हैं और ये हमेशा डेबिट होगी, और कैश जो है वो उतनी अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। और साथ आपने एक छोटी सी इलस्ट्रेशन लिखनी है कि ये जो एंट्री आपने पास की है ये किस ट्रांजैक्शन से रिलेट कर रही है, ठीक है। देन हम स्टॉक होल्डर इक्विटी की बात करते हैं। तो स्टॉक होल्डर इक्विटी हमारे बैलेंस शीट का एक पोर्शन है, ठीक है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी होती है, ये स्टॉक होल्डर इक्विटी भी कहते हैं। और अगर हम स्टॉक होल्डर इक्विटी को निकाल दें तो फिर आपके पास क्या है, एसेट माइनस लायबिलिटी आ जाएगा। तो बेसिकली स्टॉक होल्डर का जो शेयर है टोटल एसेट्स के ऊपर, वो रिप्रेजेंट हो रहा होता है स्टॉक होल्डर इक्विटी के अंदर। अच्छा, अब देयर आर टू सोर्सेज ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी, वो कौन से हैं? एक तो है जी पेड इन कैपिटल या कॉमन स्टॉक, ठीक है। ये स्टॉक होल्डर इन्वेस्टमेंट है। जब हम बात करते हैं कि कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी इन्वेस्टर ने, तो वो शेयर्स के थ्रू करता है, और वो शेयर्स कौन से होते हैं? कॉमन स्टॉक या कॉमन शेयर। तो पहला तो ये सोर्स हो गया। सेकंड सोर्स है हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग क्या है? ये वो प्रॉफिट है जो कंपनी ने एक्यूमुलेट किया और दोबारा बिजनेस में लगा दिया। ओके, उसके बाद है राइट ऑफ स्टॉक होल्डर, क्योंकि हमारा बेसिक फोकस जो है वो शेयर होल्डर्स के ऊपर है, तो शेयर होल्डर्स भी कहते हैं, स्टॉक होल्डर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉमन शेयर होल्डर्स जो होंगे उन्हीं को हम स्टॉक होल्डर कह रहे होंगे। इनका सबसे बड़ा राइट ये है कि ये इनके पास वोटिंग राइट है, ठीक है। और जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, जितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे उनके ऊपर डिविडेंड को डिवाइड कर दिया जाएगा। तो पर जो हमारा शेयर होल्डर है उसकी डिविडेंड जो है वो हम डिराइव कर सकते हैं। इसी तरह अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो एसेट्स को भी इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन। ओके जी, अब ये छोटा सा आपको एक स्नैपशॉट दे रहा है कि इस तरह का शेयर की स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो शेयर है ये बेसिकली आपको बताता है कि ईच यूनिट ऑफ ऑनरशिप आपकी शो कर रहा होता है ये एक शेयर या स्टॉक, ठीक है। ये तो बेसिकली ये स्टॉक सर्टिफिकेट जो ये प्रूव होता है कि आपने इस कंपनी के पर्टिकुलर कंपनी के आपने शेयर परचेज किए हुए और आप उसके शेयर होल्डर हैं, ठीक है। अब अगर इस शेयर को आपने सेल आउट करना है तो इसके बैक पे आप अपना सिग्नेचर कर देते हैं, इंडोर्समेंट जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह ये शेयर जो है ये किसी दूसरे को भी ट्रांसफर हो सकता है। ओके, पेड इन कैपिटल ऑफ अ कॉर्पोरेशन जो है बेसिकली स्टॉक होल्डर इक्विटी जो है वो दो तरीके से इंक्रीज हो सकती है। एक तो पेड इन कैपिटल के थ्रू हो सकती है और दूसरी रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू। पेड इन कैपिटल क्या है? ये वो पैसा है जो कि इन्वेस्टर ने आपको दिया है इन एक्सचेंज फॉर द कैपिटल स्टॉक। और रिटेन्ड अर्निंग बेसिकली क्या है? रिटेंशन ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय द कॉर्पोरेशन। देन है जी सोर्सेज ऑफ पेडिंग कैपिटल। तो आउटस्टैंडिंग हमारे पास शेयर्स होते हैं, इशूड शेयर्स हैं, ऑथराइज शेयर्स हैं, ये सारे हमारे पेडिंग कैपिटल की सोर्सेज हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं ऑथराइज शेयर्स क्या होते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल स्टॉक दैट कैन बी सोल्ड टू द पब्लिक। जो आपको एक अलॉट किए जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से एक नंबर ऑफ शेयर्स, उनको हम ऑथराइज शेयर्स कहेंगे, ठीक है। अब अथोराइज शेयर्स के साथ साथ हम पढ़ रहे हैं इशूड शेयर भी होते हैं और अनइशूड भी होते हैं। अब जो इशूड शेयर्स होंगे वो अथोराइज शेयर का ही पार्ट होंगे, ठीक है, जो कि आप बेच चुके होंगे, और अनइशूड वो शेयर्स होंगे जो कि अभी बिके नहीं होंगे। और बेसिकली जो इशूड शेयर्स हैं वो आप एक किसी अंडर राइटर के थ्रू बेच रहे होते हैं। अंडर राइटर कौन होता है? जो नई कंपनीज के शेयर्स को, फर्स्ट टाइम कंपनी के शेयर्स को मार्केट में लॉन्च कर सकता है, ठीक है। अब इशूड शेयर्स में आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी हैं। ये वो शेयर्स हैं जो कि स्टॉक होल्डर्स ने इशू जब आपने किए तो उन्होंने परचेज कर लिए हैं। अब इसी तरह ट्रेजरी स्टॉक है। तो ट्रेजरी स्टॉक कौन सा शेयर होगा? ये वो शेयर होगा जो कि कंपनी ने इशू किया और लोगों ने खरीदा और कुछ अरसे के बाद कंपनी ने रिकॉल किया और दोबारा उन लोगों से शेयर्स को परचेज कर लिया। क्लासेस ऑफ स्टॉक होल्डर हमारे पास दो तरह की, कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक, ठीक है। और आपके सामने इसने लिखा भी हुआ है। उसके बाद है जी कॉमन स्टॉक की डेफिनेशन आपको दे रही है। ये बेसिक ऑनरशिप है आपके स्टॉक की, इनके पास वोटिंग राइट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग भी में भी इनका शेयर होगा, और अगर ये परचेज करना चाहिए एडिशनल शेयर तो ये भी कर सकते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक जो है इनका प्रेफरेंस होता है ओवर द कॉमन स्टॉक इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड कंपनी लिक्विडेशन। जब डिविडेंड दिए जाएंगे तो पहले प्रेफर्ड स्टॉक वालों को दिए जाएंगे, उसके बाद कॉमन स्टॉक वालों को दिए जाएंगे। इसी तरह अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो पहले प्रेफर्ड स्टॉक वालों की जितनी भी अमाउंट है वो क्लियर की जाएगी, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर कॉमन स्टॉक होल्डर्स को देंगे। ओके जी क्लास, अब यहाँ एक आपको न्यूमेरिकल उसने दिया है, इस न्यूमेरिकल को आपने खुद से
देखना है, ठीक है, और मेरे साथ क्लास टाइमिंग में डिस्कस करना है कि आपको इसकी समझ आई है या नहीं आई। तो ये आपकी एक होम असाइनमेंट है छोटी सी, ठीक है, इसको आपने रीड आउट करना है और इसके आंसर्स भी उसने दिए हुए हैं, ठीक है, और इसको आपने देखना है कि ये कैसे इसने कैलकुलेशंस की हैं। फिर यहाँ इसने एक फार्मूला लगाया डिविडेंड पर शेयर, और उस फार्मूले को भी आपने देखना है कि प्रेफर्ड शेयर में पर शेयर का जो एक डिविडेंड है वो कितना है, और कॉमन शेयर्स पे डिविडेंड आपको एक शेयर पर कितना डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपने लाजमी देखनी है, इसको खुद आपने प्रैक्टिस करना है, मेरे साथ डिस्कस करना है। ओके, उसके बाद है क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक। ये एक फीचर आप समझ लें है प्रेफर्ड स्टॉक का, जिसके अंदर आप अगर इस एक साल में आप प्रेफर्ड स्टॉक नहीं दे पाते तो अगले जो साल है उसमें आप उसका डिविडेंड जो है वो दे सकते हैं, एक साल को दूसरे साल के साथ मिला के इकट्ठा भी आप उसका डिविडेंड पे कर सकते हैं। ओके, देन है जी यहाँ इन्होंने कहा है कि जी 7 मार्च 2007 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया है डिविडेंड $22,000 का, ठीक है। और अब आपने इस $22,000 को आपने क्या किया, आपने बेसिकली इसको डिवाइड करना है बिटवीन प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स एंड कॉमन स्टॉक होल्डर। तो अब आपके सामने ये दिख रहा होगा आपको कि अगर हम प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स की बात करें तो उनका जो है वो टोटल अमाउंट कितनी आ रही है 4,000, क्योंकि फिक्स डिविडेंड इनको मिल रहा है। लेकिन कॉमन स्टॉक होल्डर्स की बात करें तो उनका टोटल कितना है 10,000 है, और वो आपका डिफरेंट जो आपके होंगे शेयर होल्डर्स उनमें डिवाइड किया जाएगा। इसी तरह अदर सोर्स ऑफ पेड इन कैपिटल जो है ये फिर एक इलस्ट्रेशन आपको दे रहे हैं। इस इलस्ट्रेशन को हम देखते हैं कि 20 अप्रैल सिटी ऑफ मोरेन डोनेटेड लैंड टू मैरिक कॉर्पोरेशन एज एन इंसेंटिव टू रिलोकेट इट्स हेडक्वार्टर टू मोरेन। द लैंड वाज वैल्यूड एट $5 लाख। अब यहाँ किसी कंपनी को एक लैंड जो है वो डोनेट की गई है, ठीक है, और उसकी जो मालियत है वो 5 लाख है। तो इसको हमने रिकॉर्ड कैसे करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लैंड क्योंकि एसेट है वो डेबिट हो जाएगा, और डोनेटेड कैपिटल के नाम से हम इस कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह जी वो आपको बता रहा है कि कॉमन स्टॉक जो है कैन बी इशू इन 3 फॉर्म्स। अब वो 3 फॉर्म्स कौन सी है आपके सामने, पार वैल्यू, नो पार वैल्यू, ठीक है, और स्टेटेड वैल्यू। अब इन तीनों की फॉर्म के ऊपर हम कॉमन स्टॉक को इशू कर सकते हैं, ठीक है जी क्लास। देन है जी इशूइंग स्टॉक। अगर हम इशू स्टॉक कर रहे हैं तो उसकी हम जो इलस्ट्रेशन आपको सामने दी गई है इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो कंपनी इसके पास जो अथोराइज शेयर्स इशू कर सकती थी वो 10,000 है, ठीक है, और हर शेयर की जो वैल्यू है वो $100 पार है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है जी 1 लाख इन्होंने शेयर्स इशू किए हैं कॉमन स्टॉक के, 10,000 प्रेफर्ड स्टॉक इशू किए और 1 लाख कॉमन स्टॉक इशू किया, और पार वैल्यू इनकी हर शेयर की कितनी है $20। अब इन्होंने लिखा है कि जी ऑन अप्रैल 1 ऑन 1/2 ऑफ ईच क्लास ऑफ ऑथराइज स्टॉक इज इशूड एट पार फॉर कैश, ठीक है। अब 1/2 आपने प्रेफर्ड का भी इशू किया, 1/2 आपने कॉमन का भी इशू किया। तो आप कैसे ट्रांजैक्शन इसकी रिकॉर्ड करेंगे, ये आपके सामने। कैश टोटल आपके पास कितना आ गया, आपके सामने है जी 15 लाख, ठीक है। 5 लाख जो है वो आपके प्रेफर्ड स्टॉक इशू हुए, और 1 लाख जो है वो आपके 10 लाख जो है वो आपके कॉमन स्टॉक के इशू हुए शेयर्स। इसी तरह कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक अकाउंट्स जो है बेसिकली हमारे कंट्रोलिंग अकाउंट्स भी हैं, ठीक है, और इनका जो रिकॉर्ड है वो हम स्टॉक होल्डर सब्सिडियरी लेजर के अंदर जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसी तरह जी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन वो आपको बता रहा है मार्च 15 कैडबिल कंपनी इशू 2,000 शेयर्स ऑफ $50 पर प्रेफर्ड स्टॉक फॉर कैश एट $55। 2,000 शेयर्स इन्होंने इशू किए हैं, 50 था पार वैल्यू प्रेफर्ड स्टॉक का, लेकिन कैश इनको $55 मिला, तो $5 जो है एक्स्ट्रा अमाउंट इनको मिली है। तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये आपके सामने। कैश हमारे पास टोटल कितना आ गया 110,000, ठीक है। प्रेफर्ड स्टॉक हमारे पास 100,000 थे, और जो पेड इन एक्स्ट्रा हमें पैसे मिला वो 10,000 हुआ। इसी तरह जी इशूइंग स्टॉक एट अ प्रीमियम। अगर स्टॉक प्रीमियम पे जाता है, मतलब जो उसकी पार वैल्यू उससे ज्यादा पे जा रहा है, तो फिर वो प्रीमियम में जाएगा। और अगर जो अमाउंट आपकी मेंशन है शेयर की उससे कम पे जा रहा है तो वो फिर डिस्काउंट कहलाएगा। 10,000 excess is recorded in a separate account because some state don't consider this to be part of legal capital and may be used for dividend. अभी जो 10,000 excess में इनको पैसा मिला क्योंकि आपने इशू किया था $50, जबकि आपकी जो शेयर की जो वैल्यू है वो $55 होगी, ठीक है। तो फिर आपको एक्स्ट्रा जो अमाउंट मिली वो आप सेपरेट अकाउंट में डील करेंगे। ओके जी नेक्स्ट आपको इलस्ट्रेशन दे रहा है प्रीमियम की बेस के ऊपर। ऑन नवंबर 12 कॉर्पोरेशन एक्वायर्ड लैंड फॉर विच द फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। द कॉर्पोरेशन इशू 10,000 शेयर ऑफ $10 par common that has a current market value of $12 in exchange for the land, ठीक है।
अब यहाँ इन्होंने कैलकुलेशन किया कि लैंड के साथ ही आप अपने शेयर्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो लैंड आपके पास कितने की आ गई, 120,000 की। तो कॉमन स्टॉक आपके बेसिकली कितने के इशू हुए, क्योंकि 10,000 शेयर थे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 1 लाख आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और पेड इन कैपिटल क्योंकि एक्सेस में आपने आपकी जो शेयर की जो वैल्यू थी वो करंट मार्केट वैल्यू थी वो $2 ज्यादा थी, तो 20,000 आपका एक्सेस में अमाउंट आ गई। इसी तरह वो बता रहा है आपको कि स्टॉक इशूड फॉर एसेट अदर देन कैश शुड बी रिकॉर्डेड एट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक विच एवर कैन बी मोर क्लियरली डिटरमिन। तो हम फेयर मार्केट वैल्यू की बेस के ऊपर हम स्टॉक को इशू कर सकते हैं अदर देन द कैश। On February 23, a corporation issued 10,000 share of no par common stock at $40। तो फिर हमारी जो रिकॉर्डिंग होगी वो कैसी होगी, 40,000 जो है वो हमारे पास सॉरी 40,000 $40 हमारे पास पर शेयर की वैल्यू थी, ठीक है। और कैश जो हमारे पास आया वो आया 400,000। अब इसी तरह कॉमन स्टॉक जो है वो कितना आया हमारे पास, वही 400,000 आ गया, क्योंकि हमने 10,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई किया है 40 के साथ। इसी तरह लेटर ऑन मार्च 9 द कॉर्पोरेशन इशू 1,000 एडिशनल शेयर एट $36। जब एडिशनल शेयर हमने इशू किए तो फिर हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई, 36,000, और कॉमन स्टॉक हमारे कितने के चले गए, 36,000 के हमने बेच दिए। Okay, issuing stock at no par, some state required that the entire proceed from the sale of no par stock be treated as a legal capital। तो जो no par stock है उसको हम legal capital के तौर पे भी use कर सकते हैं और उसको treat कर सकते हैं। Also, no par stock may be assigned a stated value per share. The stated value is recorded similar to the par value। तो stated value या par value का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो amount आपकी शेयर के ऊपर मेंशन है उसको हम stated value या par value कहते हैं। अच्छा जी, फिर इसने एक इलस्ट्रेशन आपको दे दी कि ऑन मार्च 30 इशूड 1,000 शेयर ऑफ नो पार कॉमन स्टॉक एट $40, स्टेटेड वैल्यू $25। तो कैश हमारे पास अकॉर्डिंग टू दी नो पार जो है वो आया 40,000, ठीक है। और जब हमने कॉमन स्टॉक की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा स्टेटेड वैल्यू को देखते हुए तो वो 25,000 आना चाहिए था, तो एक्सेस में हमारे पास अमाउंट आ गई कितनी, वो 15,000। तो अलहदा से हम पेड इन कैपिटल के नाम से उसको रिकॉर्ड करेंगे। इशू ऑफ इशू ऑफ अ स्टॉक, ठीक है। अब हमने यहाँ स्टॉक को इशू करना है पार वैल्यू के मुताबिक, तो यहाँ रिकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि कैश रिसीव हुआ, द नंबर ऑफ शेयर इशूड मल्टीप्लाई पार वैल्यू पर शेयर इन द कॉमन स्टॉक अकाउंट, द रिमाइंडर इज असाइंड टू कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्सेस में पैसा होगा उसको आप कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार भी लिख सकते हैं, एडिशनल पेड इन कैपिटल के नाम से भी आप उसको मेंशन करते हुए रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ इसने कहा कि जी एक जर्नल एंट्री आपने बतानी, 10,000 शेयर्स हैं, हर शेयर की वैल्यू $2 है, पार वैल्यू फॉर $25 पर शेयर, ठीक है, विच अकर ऑन September 1। अब आपने इसकी कैलकुलेशन करके हमें बतानी है। तो कैश आपके पास कितना आ गया है, 250,000 आ गया। कॉमन स्टॉक के मुताबिक आपके पास पैसा जो है वो 20,000 आना था, जबकि आपके पास एक्सेस में पैसा आ गया। क्यों आया, क्योंकि आपकी शेयर की वैल्यू आपने रखी थी $2, लेकिन मार्केट में उस शेयर की वैल्यू थी $25, तो एक्सेस में 2,30,000 आपके पास पैसा आ गया, तो उसको हम कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस पार ऑफ पार कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है जी इशुएंस ऑफ पार वैल्यू स्टॉक। अब अगर हमने कॉमन स्टॉक को इशू जो हमने किया है उसको हमने बैलेंस शीट की स्टॉक होल्डर इक्विटी के अंदर मेंशन करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे, ये आपके सामने उसने बना के दिखाया है कि जो कंट्रीब्यूटेड कैपिटल है उसके बारे में सारी डिस्क्रिप्शन हमने दी, फिर कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार कितना है वो लिखा, रिटेन अर्निंग आपको गिवन होगी, जब आप इसको ऐड करेंगे तो टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी जो है वो आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। कन्वर्टिबल प्रेफर्ड स्टॉक भी हमारे पास होते हैं कुछ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप प्रेफर्ड स्टॉक को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कॉमन स्टॉक। स्टॉक इशूड फॉर एसेट अदर देन कैश, हम स्टॉक को इशू कर सकते हैं अदर देन कैश, ठीक है। अगर हम कैश जो है रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर हम मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड और सर्विसेज की बेस पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, मार्केट वैल्यू बेसिकली अकाउंटिंग बाय द इशूअर और अकाउंटिंग बाय द इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो अकाउंटिंग बाय द इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन स्टॉक इज कैरिड एट ओरिजिनल इशू प्राइस, जबकि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर कैरिड एट मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो इन्वेस्टर जो है वो मार्केट वैल्यू को प्रेफरेंस देगा, लेकिन जो इशूअर है वो ओरिजिनल इशू प्राइस को प्रेफरेंस देगा।
इसी तरह मार्केट प्राइस और प्रेफर्ड स्टॉक क्या होगी, इसमें फैक्टर जो हैं वो आपके सामने हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो प्रेफर्ड स्टॉक की मार्केट प्राइस है उस पर इफेक्ट करेंगे। तो डिविडेंड रेट है, रिस्क है, लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट है, ये सारी चीजें इस पर इफेक्ट डालती हैं। तो रिटर्न बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू इज कॉल्ड द डिविडेंड यील्ड। तो कोई डेफिनेशन आपसे पूछे डिविडेंड यील्ड क्या है तो आप बताएंगे कि मार्केट वैल्यू के बेस पर जो रिटर्न आपको मिलता है उसको हम डिविडेंड यील्ड कहते हैं। अब है जी मार्केट प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक। अब ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं कॉमन स्टॉक की मार्केट प्राइस पे। तो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क दैट दिस लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी विल नॉट बी अचीव। तो ये दो फैक्टर जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक पर इफेक्ट डालेंगे। देन है जी स्टॉक स्प्लिट। तो स्टॉक स्प्लिट जो है बेसिकली हम क्यों लगाते हैं, ताकि शेयर की अगर प्राइस बहुत ज्यादा है तो उसको कम कर दिया जाए और नंबर ऑफ शेयर जो है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो कंपनी यूज स्टॉक स्प्लिट टू रिड्यूस मार्केट प्राइस, आउटस्टैंडिंग शेयर इंक्रीजेस बट पार वैल्यूज डिक्रीज। ओके, अब यहाँ एग्जांपल आपको दे रहा है कि assume that a corporation had 5,000 shares of $1 par value common stock outstanding before a 2-for-1 stock। ठीक है, तो यहाँ वो आपको बता रहा है कि जिनके पास एक शेयर है अब उनके पास कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ वो बता रहा है आपको बिफोर स्प्लिट जो है कॉमन शेयर जो थे वो हमारे पास 5,000 है, पार वैल्यू 1 है, तो टोटल पार वैल्यू कितनी है 5,000। अब हमने इसको क्या किया 2-for-1 कर दिया, जिनके पास एक शेयर है उनके पास अब इंक्रीज कर दिया। तो 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 10,000 शेयर्स इंक्रीज हो गए। 1 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो आपके जो है पार वैल्यू जो है शेयर की वो डिक्रीज होगी, 0.50 होगी, लेकिन जो टोटल पार वैल्यू उसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आया। इसी तरह ट्रेजरी स्टॉक को देखते हैं। तो ट्रेजरी स्टॉक वो स्टॉक होता है जो कंपनी पहले इशू करती है और फिर बाद में कुछ टाइम के बाद उन्हीं लोगों से दोबारा रीपरचेज कर देती है। इन ट्रेजरी स्टॉक्स के ऊपर कभी भी कंपनी डिविडेंड नहीं देती, ना ही इन लोगों के पास कोई वोटिंग राइट होता है, ना ही डिविडेंड राइट होता है। ठीक है, ये कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट तो हो सकते हैं लेकिन इनका कोई भी राइट या डिविडेंड वोटिंग राइट कोई नहीं होगा। ओके, ट्रेजरी स्टॉक ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। ट्रेजरी स्टॉक इज स्टॉक दैट हैज बीन इशूड एज फुली पेड, has been acquired by the corporation, has not been cancelled or reissued. A commonly used method of accounting for treasury stock is the cost method। तो cost method के मुताबिक हम treasury stock को रिकॉर्ड करते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं। ओके जी, अब इसी से रेलिवेंट एक इलस्ट्रेशन उसने आपको दी है। ऑन May 1, 2003 इस कॉर्पोरेशन रीअक्वायर्ड 3,000 शेयर ऑफ इट्स कॉमन स्टॉक एट $55 पर शेयर। तो अब इसकी रिकॉर्डिंग कैसी होगी, ट्रेजरी स्टॉक जो है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे 3,000 को मल्टीप्लाई बाय $55, तो आपके पास 1,65,000 ट्रेजरी स्टॉक जो है वो आ गए और कैश आपने कितना पे किया 1,65,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वो आपको कह रहे हैं इन्होंने री इशू किए हैं 1,000 शेयर और हर शेयर की जो वैल्यू है वो $75 और ये ट्रेजरी स्टॉक है। तो कैश आपके पास आ गया 75,000 और बेसिकली ट्रेजरी स्टॉक कितने के इशू हुए हैं वो 55,000 के हुए हैं और एडिशनल जो पैसा आपके पास आ गया वो 20,000 है। ओके, अब स्टॉक होल्डर इक्विटी के अंदर अगर आपने ट्रेजरी स्टॉक को मेंशन करना है तो आपने अपनी तमाम कंपोनेंट्स में से जो स्टॉक होल्डर इक्विटी के कंपोनेंट है उसमें से लेस करना होगा ट्रेजरी स्टॉक को, तो फिर आपकी टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी जो है कैलकुलेट होगी। ओके, देन है जी राइट इशू ऑफ शेयर। ये राइट इशू क्या है इसके बारे में देखते हैं कि राइट इशू is an invitation to existing shareholder to purchase additional new shares in the company। ठीक है, अब ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके पास एक एडिशनल आप राइट दे देते हैं कि आप अगर न्यू शेयर्स परचेज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ इश्यूज गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सिक्योरिटी कॉल राइट। विद द राइट द शेयर होल्डर कैन परचेज न्यू शेयर एट अ डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस ऑन द स्टेटेड फ्यूचर डेट। तो इनको क्या राइट होगा राइट इशू पे कि ये लोग डिस्काउंट पे भी परचेज कर सकते हैं और एडिशनल शेयर्स इनके पास आ जाएंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास। तो राइट शेयर्स आर ऑफर्ड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस कंपेयर टू द मार्केट प्राइस। और इसी तरह हमारे पास बोनस शेयर्स भी होते हैं। तो बोनस शेयर्स जो है आर इशू टू द शेयर होल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा जी, एडवांटेज क्या है इन राइट इशू ऑफ शेयर का, तो द शेयर आर ऑफर टू द शेयर होल्डर एट द डिस्काउंटेड प्राइस टू इनकरेज देम टू परचेज द राइट इशू। द कंपनी सेव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी सच एज अंडरराइटिंग फी, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो कंपनी अगर अपने मजीद शेयर्स को इशू कर रही होती है और एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर अगर उसको परचेज कर लेते हैं तो जो एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट है और जो डिफरेंट हमारे पास अंडरराइटिंग फीस है वो हमें देनी नहीं पड़ती। ठीक है, और इस तरह आपके जो इन्वेस्टर हैं वो भी इनकरेज हो जाते हैं कि डिस्काउंटेड प्राइस पर हमें और ज्यादा शेयर्स मिल गए हैं।
अच्छा जी, देन है सोर्सेस ऑफ रिटेन अर्निंग, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। तो रिटेन अर्निंग दूसरे वर्ड्स में अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ये फंड जो है हमारे पास, वो फंड होगा जो कि नेट इनकम से आपके पास आया, ठीक है। आफ्टर द फर्म पेज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, जब कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर देगी तो उसके बाद जो आपके पास डिविडेंड आया उसको हम कहेंगे रिटेन अर्निंग। डिविडेंड जो आप पे करने के बाद जो आपके पास अर्निंग्स आई, ठीक है। तो इसमें आप रिटेन अर्निंग को आप सेपरेटली भी इशू कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। और इसके साथ साथ रिटेन अर्निंग का फार्मूला उसने आपके सामने ही रखा हुआ है, तो ये फार्मूला आपने लाजमी देख लेना, इसको स्टडी जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर इससे रेलिवेंट और कोई क्यूरी हो तो वो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्लास टाइमिंग में अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।